नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है क्रोध की अवधारणा में विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व अंग्रेजी में कहें कॉस्मिक ब्रदरहुड। ये भावना क्यों आवश्यक है मनुष्य के लिए कि हम विश्व के सभी लोगों को कहें कि सभी एक हैं, सभी एक जाति है, सभी परम पुरुष की संतान है, सभी का उत्स एक है, सभी को एक ही जगह जाना है। ऐसा कहने का जो तात्पर्य है उसका संबंध अध्यात्म से है। अध्यात्म एक जीवन, हर मनुष्य के जीवन का उसका एक स्वाभाविक लक्ष्य है। अब यहाँ पर जब हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि कुछ लोग ऐसी बातें करते भी हैं कि ये सब धर्म कर्म जो हैं बेकार की चीजें हैं, ये बिना पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बनाने की चीजें हैं, इससे किसी का फायदा नहीं होता, ये इसका कोई आधार नहीं है। इस तरह की बातें लोग क्या करते हैं। हम देखते हैं मानव पिछले कुछ हजार वर्षों से विकास की सीढ़ी में उत्तरोत्तर आगे बढ़ता चला जा रहा है और उसका विकास केवल एक क्षेत्र में नहीं हुआ, उसके विकास के 3 क्षेत्र हैं। मनुष्य का जीवन त्रिस्तरीय है, उसके 3 स्तर हैं जीवन के। एक उसका विकास है भौतिक स्तर, दूसरा विकास है मानसिक स्तर और तीसरा विकास है आध्यात्मिक स्तर। इन तीनों स्तरों पर मनुष्य का विकास हो रहा है और इस बात का हम लोगों ने देखा, जो हमारे महापुरुष पहले पैदा हुए और उन्होंने जो समाज के लिए, जो लोगों के लिए उपदेश दिए, वो उपदेश किसी खास समुदाय के लिए नहीं होता था, वो सार्वभौमिक होता था, यूनिवर्सल होता था, वो सबके लिए होता था। ये ऐसी भावना मन में क्यों पैदा होती थी, ये तो सोचने का विषय है। मनुष्य तो जो समाज में उन्होंने इन बातों को कहा, ये मनुष्य जब प्रगति करता है भौतिक जगत से ऊपर मानसिक जगत में, और मानसिक जगत से ऊपर मनसा आध्यात्मिक जगत में, और फिर मनसा आध्यात्मिक जगत से आध्यात्मिक जगत में, तब उसके अंदर इस तरह की भावनाएं पैदा होती हैं कि ये पूरा समाज एक है, हम सभी एक की संतान हैं, हम में कोई भेद नहीं है। ये जो भावना पैदा हो रही है मनुष्य के अंदर, ये एक विकसित मानव के मन की भावना है और उस विकास की सीढ़ी पर हर मनुष्य को आना है। आज हो सकता है वो विकास की सीढ़ी में थोड़ा कम हो, लेकिन समाज के लिए अच्छा होगा कि हर मनुष्य उस विकास की सीढ़ी पर केवल भौतिक स्तर पर ना सोचे, केवल मानसिक स्तर पर ना सोचे, मनसा आध्यात्मिक से आध्यात्मिक स्तर की तरफ उसकी यात्रा चलती रहे। ऐसा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और निरंतर चल रहा है और आगे चलता भी रहेगा। तो इस प्रक्रिया में जो योगदान है अध्यात्म का है, तो अध्यात्म के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हम किसी मानव में भेद नहीं कर सकते, सबको एक साथ लेकर चलना होगा, सबका एक साथ। यहाँ तक कि हम मानव ही क्यों, हम तो पशु पक्षी
छोटे और जीव जो हैं, कीड़े मकोड़े भी मान लेते हैं, सभी का विकास होना है, पेड़ पौधों का भी विकास होना है। सब उस विकास की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर ये लोग हैं। तो एक अच्छी व्यवस्था तब होगी जब हम इन सभी के विकास के बारे में सोच सकें, उसके बारे में हम अपना ज्ञान अर्जित कर सकें और उसको व्यवहार में ला सकें। अब प्रश्न ये होता है कि ये जो भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना, कॉस्मिक ब्रदरहुड की भावना, ये कैसे पैदा हो? तो उसका एक उत्तर है कि इस विकास की सीढ़ी में मनुष्य काफी आगे बढ़ चुका है और अब संसार के अंदर मनुष्य के अंदर का जो मतभेद है धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब हम देखते हैं कि हम विश्व स्तर पर एक साथ बैठ करके भिन्न भिन्न देश अपनी समस्याओं को डिस्कस करके हम एक सोच बना सकते हैं। इसकी संभावना जग गई है। हालांकि मनुष्य विचारों के मतभेद से थोड़ा अलग है एक दूसरे से, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर सबकी राय बनती हुई दिखाई पड़ती है। जैसे पर्यावरण की बात हो तो हमने देखा कि विश्व के ज्यादातर देश पर्यावरण में, पूरे विश्व में इसको बचाने की मुहिम में अपने को जुड़े हुए पाते हैं। ये आज से 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले संभव नहीं था। उस समय मनुष्य छोटे छोटे समुदायों में, छोटे छोटे देशों में, छोटी छोटी अपनी जो भौगोलिक सांस्कृतिक क्षेत्र थे उनमें विभक्त था। आज ये ऐसा नहीं है। तो इस भावना को और आगे गति देने के लिए, जिससे कि ये भावना मनुष्य के मन में और तेज हो जाए, उसके लिए 4 बातों की आवश्यकता है। पहला कि मनुष्य का एक जीवन दर्शन होना चाहिए, कॉमन फिलॉसफी ऑफ लाइफ। दूसरा, मनुष्य की एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वी शुड हैव कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, जो आचार संहिता है या जिसको हम इंग्लिश में पैनल कोड कहेंगे, तो विश्व स्तर पर इसको एक जैसा होना चाहिए। चौथा है कि मनुष्य की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जीवन के लिए, जिसमें कि भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास शामिल है, उसका प्रबंध होना चाहिए। यदि ये चारों चीजें साथ में हो जाएंगी तो विश्व बंधुत्व की जो भावना द्रुत गति से बहुत तेजी से फैलेगी और एक जैसा माहौल बन जाएगा। अब हम इन चारों के बारे में छोटा विवरण डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पहले बता दूं कि ये मैं जो विचार रख रहा हूँ, ये विचारधारा प्रौथ के प्रवर्तक श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने बहुत वर्ष पहले दी थी। उन्हीं बातों को हम अपने शब्दों में यहाँ रख रहे हैं। तो ये जो कॉमन फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या होगी? हम देखते हैं समाज में नाना प्रकार के विचारों में आदमी विभक्त है, आज भी है। नाना प्रकार के धर्मों में बटा हुआ है, नाना प्रकार के सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ है। तो जब आदमी इन चीजों में विभक्त होगा
तो उसको कॉमन फिलॉसफी कैसे समझ में आएगी? तो हमें ये देखना होगा कि कॉमन फिलॉसफी के लिए मनुष्य के अंदर एक भावना ऐसी जागृत करनी पड़ेगी जहां मनुष्य छोटे छोटे जो सेंटिमेंट्स हैं उन सेंटिमेंट से आदमी ऊपर उठता चला जाए। हमने देखा है कि जो लोग बौद्धिक स्तर पर ऊंचे उठ गए हैं उनके अंदर ये नैरो सेंटिमेंट्स नहीं होते। ये नैरो सेंटिमेंट्स क्या है? जियो सेंटिमेंट। एक भौगोलिक क्षेत्र को, एक समाज को, एक जनपद को मान करके लोग चलते हैं कि ये हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। इस तरह की जो भावनाओं को लेकर के चलते हैं। दूसरा, रिलीजियस सेंटिमेंट कि नहीं, जो हमारी परंपरा है, जो हमारा हम जिस आस्था को मानकर चल रहे हैं वही आस्था सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी कोई आस्था उसके सामने नहीं टिकती। इस तरह के सेंटिमेंट्स को लेकर के हम लोग चलते हैं। इसी तरह के जो सेंटिमेंट्स है, जो कल्चरल सेंटिमेंट्स होते हैं कि हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, हम हमारे यहाँ इतने इतने महान लोग पैदा हुए, हमारे जो रीति रिवाज हैं वो सारे वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हैं। ऐसी सी बातों को लेकर के हम आपस में मतभेद बना के रखते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये जो बातें हैं, इन मतभेदों का ये थोड़ा सा आदमी ब्रॉड माइंड होता है, थोड़ा सा आगे के बारे में सोचता है तो वो देखता है कि नहीं नहीं, ये तो बात ठीक नहीं है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम ही सही हैं और दूसरे लोग गलत हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं दूसरे लोग श्रेष्ठ नहीं हैं। तो इन बातों को उजागर करने के लिए एक ही रास्ता है, वो अध्यात्म का है। बिना अध्यात्म के मन का विकास संभव नहीं है। अध्यात्म की प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य का मन का विकास बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और वो विकास की प्रक्रिया क्या है? विकास की प्रक्रिया है मनुष्य का भौतिक से मानसिक जगत में, मानसिक से मनसा आध्यात्मिक जगत में, मनसा आध्यात्मिक जगत से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना। और ऐसे हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में ऐसे लोग हुए जिन्होंने आध्यात्म की ऊंचाई को छुआ। तभी तो गीता जैसे उपदेश हमारे पास में उपलब्ध है, शिव की जो बातें उपलब्ध हैं जो आज भी उतनी ही सटीक हैं जो आज से 5000 10,000 वर्ष पहले होती थी। तो जब आदमी परम पुरुष से नजदीक होता है, उस सत्ता को मान करके चलता है और वो ये समझता है कि ये सत्ता मेरे लिए नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड का केंद्र है वो, और वो सबके लिए है। ऐसे में अध्यात्म की भावना जागती है। अध्यात्म की भावना से मन का ओतप्रोत हो जाता है। तो हम अध्यात्म को लेकर जब आगे चलेंगे तब हम पाएंगे कि हर मनुष्य इन अपने छोटे नैरो सेंटिमेंट से ऊपर उठ करके और विकास की गति में आगे बढ़ेगा। नहीं तो यदि आदमी नैरो सेंटिमेंट में जिएगा तो उसका मन हमेशा संकीर्ण बना रहेगा और उसका जीवन सफल नहीं है। संकीर्ण मन से जीवन सफल नहीं हो सकता। जीवन की सफलता का मतलब, प्रोग्रेस का ही यही मतलब है कि मनुष्य का विकास भौतिक स्तर, मानसिक स्तर, मनसा आध्यात्मिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर पर होता रहे। रुपए, पैसे, धन दौलत, यश, मान, इनका जीवन में कोई महत्व नहीं है। जीवन के लिए जरूरी जरूर है,
लेकिन मनुष्य अपने आप को जब अंतिम स्टेज में पाता है तो लगता है ये सब तो सारी बेकार थी। यदि मन का विकास नहीं हुआ, यदि मन से उसका परम पुरुष की तरफ आकर्षण नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें धूल समान है, इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो जब ये भावनाएं लोगों के अंदर में पैदा होंगी, तब कॉमन फिलॉसफी ऑफ लाइफ उजागर होगी। दूसरी चीज है कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने देखा है कि हमारे पूरे विश्व में अभी तक जितने युद्ध हुए सब राष्ट्रवाद को लेकर के हुए, कि हम चाहे वो राष्ट्र की सीमा को बढ़ाने के लिए हो, या राष्ट्र के रक्षण के लिए हो, या किसी भी तरह से हो, तो आदमी इन छोटे से विचारों से अपने आप को बांध के रखा और समाज की बहुत क्षति हुई। इससे बहुत लोगों का जीवन विपन्न हुआ, बहुत लोग मारे गए, ब्लड सेट बहुत ज्यादा हो गया है। तो अभी आवश्यकता इस बात की है कि पूरे विश्व में एक तरह का विधान हो, एक तरह का संविधान हो। वो जो संविधान होगा जो मानव के मौलिक वृत्तियां हैं, कार्डिनल वैल्यूज हैं, जो कल्याणकारी मन के अंदर भावनाएं हैं, उससे ओतप्रोत होंगी वो संविधान की व्याख्या। छोटे मोटे रूप में उन व्यवस्थाओं को करीब करीब सभी संविधान में स्थान दिया गया है। वो चीजें कॉमन रूप से बहुत सारे संविधान में मिल जाएंगी। तो अब उन जो कॉमन जो चीजें हैं जो कि मनुष्य के उन्नति के लिए, मनुष्य के तीनों स्तर की उन्नति के लिए, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर की उन्नति के लिए जो विधान है, उनको सार्वभौमिक रूप से वर्ल्ड के स्टेज में लाया जाए और सबके लिए एप्लीकेबल किया जाए, सबके लिए वो लागू हो, जिससे कि मनुष्य अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। होता क्या है, बहुत सारे कारणों से कुछ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हर जगह के कानून में होती हैं जो कि उनका कल्चरल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस ऐसे एस्पेक्ट्स को लेकर के, जिस आस्था को वो मान करके चल रहे हैं, उससे संबंधित वो कानून बना लेते हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि ब्रॉड माइंडेड चीज हो। हमने देखा है बहुत सारे देशों में इन बातों के ऊपर एक मत नहीं रहते। कहीं पर फांसी की व्यवस्था है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर किसी काम के लिए फांसी हो सकती है, कहीं पर किसी काम के लिए फांसी हो सकती है, कहीं पर अभिव्यक्ति की आज़ादी एक सीमित दायरे में है, कहीं पर अभिव्यक्ति की आज़ादी का दायरा कुछ बड़ा है, कहीं पर कुछ और तरह से, मतलब हर तरह की अलग अलग जगह की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अब आवश्यकता हो गई है कि यदि हम सार्वभौमिक रूप से विश्व बंधुत्व की जब हम बातें करेंगे, तो हमारा एक विधान, एक संविधान होना अति आवश्यक है। हाँ, जो हमारे हर देश के कुछ सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपराएं हो सकती हैं, यदि वो रीति रिवाज, परंपराएं यदि मनुष्य की प्रगति में बाधा नहीं है, तो उनको उन क्षेत्रों के लिए छूट मिल जानी चाहिए, जिससे कि उनको ऐसा नहीं लगे कि हमारे यहाँ एक बंधन हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो छूट मिल जाएगी उनको, तो उनके लिए मार्ग प्रशस्त होगा।
इसी तरह से एक तरह की आचार संहिता होनी चाहिए, कॉमन पेनल कोड। यदि ये विश्व स्तर पर प्रबुद्ध लोग सोच करके जब इसको बनाएंगे तो इन्हीं बातों का ख्याल रखा जाएगा। वैसे पूरे विश्व में हर जगह कुछ न कुछ व्याख्याएं हैं कि ये चीज पाप है, ये पुण्य है, और इस पाप और पुण्य की व्याख्या को लेकर के ही क्रिमिनल कोड्स बने हुए हैं। तो कहीं पर किसी चीज को पाप माना गया तो उसके हिसाब से उसके दंड की व्यवस्था की गई, कहीं पर वो चीज उतनी बड़ी पाप नहीं मानी जाती, कहीं पर उसको साधारण कैटेगरी में रखा जाता है। तो हर जगह की अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जो कॉमन पेनल कोड जब बनेगा तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो कार्डिनल ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो मौलिक मानवीय मूल्य हैं, उनको आधार बना करके उसकी प्रगति में जो उसकी प्रगति के लिए जो कर्म वो करता है, वो सारे कर्म पुण्य की कैटेगरी में आएंगे, और अदरवाइज कुछ कैटेगरीज न्यूट्रल होंगे, और उसके विपरीत कोई काम कर रहा है तो वही पाप होगा। तो इन धारणा को बना कर रख करके ही पेनल कोड बनेगा। चौथी चीज है कि हमें मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। एक बात की बहुत आवश्यकता है कि यदि मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताएं, उसको जो जीवन के लिए जो सब्सिस्टेंस चाहिए, उसको खाने पीने, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास का एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है उसको यदि नहीं मिलेगा तो मनुष्य वो विश्व बंधुत्व की बात क्यों करेगा? उसके लिए तो अपना एग्जिस्टेंस ही पहला क्वेश्चन है। तो पूरे विश्व में इस तरह की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि हम सबको जो मिनिमम उसकी आवश्यकताएं हैं, और उस मिनिमम आवश्यकताओं को उत्तरोत्तर आगे प्रोग्रेसिव करना पड़ेगा, उसको बढ़ाते रहना, उसका स्टैंडर्ड को राइज करना पड़ेगा, बढ़ाते रहना पड़ेगा उसके मानक को। यदि इस तरह की जब हम व्यवस्था कर देंगे तभी विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के एक उचित वातावरण पैदा होगा। और उस उचित वातावरण के आने के लिए जो 4 मूलभूत आवश्यकताएं थी, जिसको हमने कहा कि कॉमन फिलॉसफी ऑफ लाइफ, हमारा जीवन दर्शन कैसा हो, तो अध्यात्म से प्रेरित होना चाहिए। हमारा संविधान कैसा हो, अध्यात्म से प्रेरित होगा। अब पेनल कोड कैसा हो, तो जो उचित अनुचित, पाप और पुण्य की जो व्याख्या, जिससे कि मनुष्य की भौतिक, मानसिक, मनस आध्यात्मिक, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, उसके आधार पर जब होगी तो उसको ही पाप की पुण्य के रूप में लिया जाएगा। कुछ चीजें न्यूट्रल होगी और उसके जो अपोजिट में होगा जो चीजें, वो सारी चीजें पाप की कैटेगरी में आएंगी, और उस पाप के लिए ही आचार संहिता बनेगी कि ऐसे करने वाले लोगों के लिए ही दंड की व्यवस्था हो। तो जब इन बातों की व्यवस्था होगी तब हम विश्व बंधुत्व की बात कर पाएंगे। तो प्रभुत्व का सिद्धांत में, हमारी प्रभुत्व की अवधारणा में, हम नेशन को नहीं मान करके समाज को मान करके चलते हैं। समाज क्या है? एक तरह के भौगोलिक सांस्कृतिक क्षेत्र में रहने वाले लोग अपना शासन तंत्र खुद वो बनाएं। इस तरह से प्रभुत्व सिद्धांत के अनुरूप करीब 224 पूरे विश्व में समाज को इंगित किया गया है। उन 224 में से 44 समाज भारतवर्ष में ही उपलब्ध है। इन 224 जो यूनिट होंगी
ये आपस में मिल करके वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएंगे, विश्व की सरकार बनाएंगे। और विश्व की सरकार में, जब विश्व की सरकार बनेगी तो वो विश्व का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगा, विश्व की अपनी एक सेना भी होगी, क्योंकि सारे समाज के साथ सामंजस्य रखने के लिए हर समाज का प्रतिनिधित्व सेना के अंदर होगा और सेना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अन्यथा लोग कुछ न कुछ मनमानी करके वो एक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश होगी। उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक सेना जो कि पूरे विश्व के लोगों के से मिलजुल करके बनेगी, उसको बनाया जाएगा। और वो जो विश्व सरकार होगी उसकी अपनी एक भाषा होगी। आज के समय में अंग्रेजी भाषा ही एक उचित भाषा है, क्योंकि विश्व के सारे देशों में अब इसको जाना जाता है, इसको समझा जाता है। और अभी तक के जितने भी आपस के जो कम्युनिकेशन है उसका माध्यम इंग्लिश बना हुआ है। तो अब जब तक और कोई ऐसी भाषा नहीं आ जाती जो कि इंग्लिश को रिप्लेस करे, तब तक के लिए इंग्लिश भाषा को ही अधिकृत वर्ल्ड लैंग्वेज मान करके चलना होगा। तो ये है एक प्रारूप कि विश्व बंधुत्व कैसे कायम हो। तो आज की चर्चा फिर हम इसी में समाप्त करते हैं। और आज तो ज़्यादा लोग कोई है नहीं, तो फिर देखते हैं, जैसा भी कल आगे कुछ चर्चा करेंगे।